हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा लेक्चर होगा वो क्लास 11th के लिए है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम सब कुछ डिटेल पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक ये हमें लगता है कि ये आज का टॉपिक जो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर हम लोग ये चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब ये जो मैंने लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है पहले वो डिफाइन मैं कर देता हूं। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द प्रोसीजर्स, टेक्निक्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना हो, उनको क्लासिफाई करना हो, तो जिस चीज का रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ता है या किसी को पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी हम लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है की क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। की के बारे में अगर बोला जाए तो की को बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल की। टैक्सोनॉमिकल की के बारे में लिखा है कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद डाइकोटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर। क्या होता है सब कुछ मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। अब थोड़ा सा की समझिएगा, की क्या है। की के बारे में अगर हम बात करें, की को मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक छोटे से एग्जांपल से, एक छोटे से जोक से मैं समझाता हूं आपको। ये मान लीजिए एक आदमी है, समझ लीजिए कि ये क्या है? आदमी है। ये आदमी क्या करता है, सुबह सुबह कहीं जाता है घूमने, है ना? और जब घूम के उतरता है तो उसको सुबह के टाइम पे ही बहुत तेज भूख लग जाती है। जैसे ही भूख लगती है और बस से वो उतरता है तो देखता है कि सामने एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के अंदर वो जाता है। जैसे ही वो मेन गेट के तरफ जाता है तो उसके सामने दो गेट दिखाई देते हैं। मतलब इस होटल के सामने उसको दो गेट दिखाई देता है। एक पे लिखा होता है खाना खाना है तो अंदर आओ, और दूसरे पे लिखा होता है, दूसरे गेट पे, नाश्ता करना है तो अंदर आओ। ठीक, मतलब एक पे लिखा है लंच करना है तो अंदर आओ, और एक दूसरे पे लिखा हुआ है कि अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो अंदर आओ। इसको सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट करना था, तो ये आदमी एंटर कर जाता है ब्रेकफास्ट वाले दरवाजे में। क्लियर है? जैसे ही ये ब्रेकफास्ट वाले दरवाजे में एंटर करता है तो ये दरवाजा फिर से दो दरवाजे में ओपन होता है, एक यहां एक यहां। जैसे ही इस दरवाजे के अंदर जाएगा तो दो दरवाजा और मिलते हैं। एक पे लिखा होता है कल का खाना है तो अंदर आओ, और दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ है ताजा खाना है तो अंदर आओ। मतलब एक पे लिखा है बासा खाना है तो अंदर आओ, एक पे लिखा हुआ है ताजा खाना है तो अंदर आओ। तो गुस्सा आ जाता है, बोलता है पैसा देके खाएंगे, फोकट में थोड़ी ना खाएंगे, तो बासे वाले के अंदर क्यों जाए? तो ये क्या करता है, ताजे वाले के अंदर चला जाता है। जैसे ही ये ताजे वाले दरवाजे के अंदर जाता है, जहां पे ताजा खाना मिलेगा, तो उसके अंदर फिर से दो दरवाजे। अब बेचारा परेशान हो जाता है, कौन सा रेस्टोरेंट है भाई ये? इसके अंदर लिखा होता है, इस दरवाजे के अंदर लिखा होता है गरम खाना है तो अंदर आओ, और ठंडा खाना है तो अंदर आओ। तो ये क्या करता है, गरम वाले दरवाजे के अंदर चला जाता है जिसमें गरम खाना मिलता है। जैसे ही ये इस दरवाजे के अंदर जाता है, फिर से दो दरवाजे हैं। एक पे लिखा हुआ है तीखा खाना है तो अंदर आओ, दूसरे पे लिखा हुआ है मीठा खाना है तो अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि दो दरवाजे और हैं, और एक पे लिखा हुआ है तीखा खाना है तो अंदर आओ, और दूसरे पे लिखा हुआ है मीठा खाना है तो अंदर आओ। कहता है हम तो तीखा ही खाएंगे। तो ये क्या करता है, तीखे वाले दरवाजे में चला जाता है। जैसे ही तीखे वाले दरवाजे में जाता है, दो दरवाजा और, समोसा खाना है तो अंदर आओ, बड़ा पाव खाना है तो अंदर आओ। तो बोलता है समोसा, बड़ा पाव तो रोजाना ही खाते हैं, समोसा खाएंगे यहाँ का। तो ये क्या करता है, समोसा वाले दरवाजे के अंदर चला जाता है। फिर से दो दरवाजे हैं। जैसे ही वो समोसे वाले के अंदर जाता है, फिर से दो दरवाजे हैं। एक पे लिखा हुआ है, एक दरवाजे पे पैसा देके खाना है तो अंदर आओ, और दूसरे पे लिखा हुआ है फोकट में खाना है तो अंदर आओ। तो अब ये सोचता है कि अरे वाह, सुबह सुबह वो भी फोकट का मिल गया समोसा, चलो फोकट वाले में खाते हैं। जैसे ही ये फोकट वाले के अंदर जाता है, व्हेन ही एंटर्ड इन द फोकट दरवाजा, तो ये देखता है कि कहां खड़ा है, आउट ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है। अब ये जो जोक है छोटा सा, यही आपको समझाएगा कि टैक्सोनॉमिकल की क्या है। टैक्सोनॉमिकल की जो होता है
वो हमेशा कैसा होता है, एनालिटिकल इन नेचर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ये कैसे होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब इसके पास हमेशा पेयर्ड ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। हमेशा क्या होता है, पेयर्ड ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कपलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलेट। तो ये दो दो चीजें जो दिखाई दे रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कपलेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कपलेट, है ना। तो हमेशा टैक्सोनॉमिक की के अंदर आपको कपलेट दिखाई देगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, है ना। और ये हमेशा एनालिटिकल नेचर का होगा। एनालिटिकल नेचर का मतलब एक को सिलेक्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। यहां पे एक को सिलेक्ट किया, दूसरे को रिजेक्ट किया, यही तो कहलाता है क्या, एनालिटिकल नेचर। तीसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि अभी मैंने डेफिनेशन में लिखा था लिस्ट ऑफ डाइकोटोमिक कैरेक्टर। डाइकोटोमिक क्या, जैसे मान लीजिए ये दो चीजें हैं, अब इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए तो ये फिर से आगे चल करके क्या हो जाएगा, दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो रास्ता और बन गया। फिर आप मान लीजिए कि इसको सेलेक्ट किए तो ये आगे चल करके फिर दो रास्ते में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे डाइकोटोमिक नेचर इसका होता है, मतलब दो दो कैरेक्टर आपको एक साथ दिखाई देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की के बारे में मैंने दो चीजें बोली, पहला एनालिटिकल नेचर, यानी कि सिलेक्शन रिजेक्शन होना है इसमें, एक सेलेक्ट करोगे दूसरा रिजेक्ट करोगे। दूसरी चीज मैंने बोला कि कपलेट। कपलेट फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमेशा इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, दो दो कैरेक्टर हमेशा आपको दिखाई देगा। आप ऑर्गेनिज्म के नेचर, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को देख करके उस की से मिलाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जब भी आपको अननोन स्पीसीज जिसके बारे में आपको नहीं आइडिया है, लेकिन साइंटिस्टों ने उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके रखा हुआ है, तो उसको उसका एक की बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको कोई प्लांट दे दिया, है ना, यहां पे समझा मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट है, और उस प्लांट में आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उस प्लांट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है। अब उस फ्लावर के अंदर भी आपको क्या देख रहे हो, पेटल्स देख रहे हो। क्या देख रहे हो, पेटल्स देख रहे हो। तो पेटल्स जैसे ही आपने देखा, आपको मैंने एक टैक्सोनॉमिक की दिया और मैंने बोला इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या है, कौन सा प्लांट है। तो जैसे ही आपको मैंने की दिया तो उसमें दो चीजें थी। एक नंबर पे क्या था, पॉलीपेटलस, और दूसरे नंबर पे क्या था, गैमोपेटलस। थोड़ा समझना इसको। पहले नंबर पे मैंने लिखा पॉलीपेटलस, दूसरे नंबर पे लिखा गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब होता है जब पेटल्स फ्री में होते हैं, फ्री होते हैं, आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं, जब फ्री होते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेटलस। पेटल का मतलब होता है करोला, है ना, जो कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। गैमोपेटलस का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो जो आपके हाथ में फ्लावर है, पहले आप देखोगे कि उसका जो पेटल्स है वो फ्री है कि फ्यूज्ड है। तो आपने देखा कि वो पॉलीपेटलस है, तो आपने गैमोपेटलस को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। जैसे ही आपने पॉलीपेटलस सेलेक्ट किया तो आपके पास फिर से दो कैरेक्टर और मिल जाएंगे। तो दो कैरेक्टर और मिल गए। अब यहां पे आप क्या, लीफ मार्जिन आपको देख रहे हो, जो आपके हाथ में प्लांट है, अब उसका क्या आप देख रहे हो, लीफ मार्जिन। तो लीफ मार्जिन जब आप देख रहे हो तो लीफ मार्जिन या तो सीरेट है ना, या तो सीरेट है, या तो लीफ मार्जिन क्या है, स्मूथ है। तब आप लीफ उसका देखेंगे तो आपको दो तरीके का कैरेक्टर दिखेगा, सीरेट है या स्मूथ है। तो आपने देखा कि जो आपके हाथ में फ्लावर है, जो आपके हाथ में प्लांट है, उसका जो लीफ है वो लीफ मार्जिन उसका कैसा है, सीरेट है, स्मूथ नहीं है। क्लियर। जैसे ही जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया उसमें से एक आपने क्या किया, दो कैरेक्टर में से एक को सेलेक्ट किया, एक को रिजेक्ट किया, एनालिटिकल नेचर के कारण। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर से दो कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। अब मान लीजिए आपने क्या देखा, स्टेम। स्टेम आप देख रहे हो कि स्टेम या तो स्पाइनी है या तो स्टेम स्मूथ है, या तो स्टेम स्मूथ है। क्लियर। तो दो कैरेक्टर आपके सामने और दिखे कि स्टेम स्पाइनी है कि स्टेम स्मूथ है। तो आपने देखा कि जो आपके हाथ में फ्लावर है उसका जो स्टेम है वो स्पाइनी है। पक्का। जैसे ही आपने स्टेम स्पाइनी वाला चूज किया, फिर से आपके सामने क्या हो गए, दो कैरेक्टर और आ गए। अब आप फ्लावर का कलर देख रहे हो, तो मान लीजिए कि फ्लावर का कलर रेड है कि फ्लावर का कलर येलो है।
ये आपके सामने ऑप्शन आ गया, की में ये लिखा हुआ है, और आपने देखा कि आपके सामने आपके हाथ में जो फ्लावर है वो रेड कलर का है, येलो को आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। तो ओवरऑल यहां से अगर आप देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलीपेटलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड। पॉलीपेटलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड। गैनोपेटलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड। यानी कि जब भी हम उस स्टेप को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीड। हर एक कपलेट का एक लीड होगा, ये कपलेट फॉर्म है और ये लीड का लाएगा, ये लीड का लाएगा, ये लीड का लाएगा, ये लीड का लाएगा। पक्का? तो की क्या है, टैक्सोनॉमी की हमें कोई भी प्लांट्स को या कोई भी जो भी आप कंडीशन लियो, जो भी फ्लावर लियो या जो कुछ भी प्लांट्स लियो, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको क्लासिफाई करने में जो की होता है वो हेल्प करता है। पक्का? यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा, की जो होता है बेटा, की जो होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर जीनस, फैमिली एंड स्पीसीज। ओनली एप्लीकेबल फॉर जीनस, फैमिली एंड स्पीसीज। किसके लिए केवल एप्लीकेबल है, जीनस, फैमिली और स्पीसीज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हायर उसके लिए, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जांपल किंगडम के लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल क्लास के लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर के लिए नहीं है। तो ना तो हम ऑर्डर में कोई टैक्सोनॉमिक की आपको देंगे, ना तो हम क्लास के लिए आपको कोई टैक्सोनॉमिक की देंगे, और ना ही आपको किंगडम के लिए देंगे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? टैक्सोनॉमिक की बेटा एकदम सेपरेट है। अगर आपको फैमिली पता करना है तो आपको फैमिली वाला की दिया जाएगा, अगर आपको जीनस पता करना है तो जीनस वाला की दिया जाएगा, अगर आपको स्पीसीज पता करना है तो स्पीसीज वाला की दिया जाएगा। तो टैक्सोनॉमिक की जो होता है वो हर एक कैरेक्टर, हर एक कैटेगरी के लिए क्या है, अलग अलग बना के रखा जाता है। और इसको बनाता कौन है, जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ये की बना के रखते हैं। कैसे स्पीसीज का, नोन या अननोन, तो नोन स्पीसीज का। पक्का? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि ये अप्लीकेबल ऑर्डर के केस में, क्लास के केस में और किंगडम के केस में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं बोलूं कोई ऐसा आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लीफ हो, ग्रीन कलर का, स्टेम हो, है ना, फ्लावर आते हो, तो आपको क्या उसके लिए की चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो फंजाई है, कि बैक्टीरिया है, कि प्लांटी है, कि एनिमेलिया है। आप तो देख के पहचान जाओगे ना कि हाँ, जब ग्रीन ग्रीन लीफ है, बढ़िया सा फूल आ रहा है, तो भैया ये क्या है, प्लांटी है, प्लांट्स। कोई बड़ा सा शेर आपके सामने बैठा हो, बड़ा सा शेर के जैसा ऑर्गेनिज्म बैठा हो, तो आप क्या करोगे, टैक्सोनॉमिक की से पता लगाओगे कि ये बैक्टीरिया है, कि फंजाई है, कि एनिमेलिया है। आप तो उसके कैरेक्टर देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। कहने का मतलब है कि इसीलिए हायर जो कैटेगरीज हैं, इनके लिए कोई की यूज नहीं होता है। तो की केवल किसके लिए यूज होता है, लोअर कैटेगरी के लिए, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, इनके लिए। पक्का? तो आपको की क्लियर समझ में आया है ना? अब की के दो टाइप होते हैं, ये भी सुन लीजिए। की जो होता है, की के दो टाइप होते हैं। की के दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडेंटेड की और दूसरा होता है ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की, तो की दो टाइप के होते हैं, इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड। इंडेंटेड का मतलब ये हो गया कि इट कंटेन मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अगर कोई कपलेट के अंदर 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं तो ऐसे कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं इंडेंटेड। मतलब मैंने यहां पे 2 लिखा था ना, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, अब 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा कुछ और भी कैरेक्टर उसमें हो सकता है कि पेटल्स और सेपल्स को एक साथ फ्यूज करके दे दिया हो, तो कंडीशन ऐड कर दिया हो। तो यहां पे इंडेंटेड में क्या होता है कि कपलेट के फॉर्म में नहीं होंगे, अब वो कपलेट से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेड। कंटेन मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अगर वो 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रखता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेड। ब्रैकेटेड क्या है? ब्रैकेटेड का मतलब कि आप समझो कंटेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रैकेटेड। जैसा अभी हम लोगों ने लिखा था, 2 कैरेक्टर। क्लियर है? तो लीड क्या है, टैक्सोनॉमिक की क्या है, टाइप्स कितने हैं, कपलेट क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम लोग दूसरा टर्म समझते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा टर्म समझते हैं। दूसरा टर्म ये है जिसको लिखा गया हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है?
हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड माउंटेड प्लांट ऑन द हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को तोड़ते हैं, सुखाते हैं, पापड़ बनाते हैं, फिर खा जाते हैं। नहीं, सुखाते हैं, फिर उसको एक हर्बेरियम सीड आता है। ये हर्बेरियम सीड कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। इस हर्बेरियम सीड पे उस प्लांट को हम क्या करेंगे, चिपकाएंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा प्लांट का नाम, हैबिटेट, कहां से आपने पाया, बॉटनिकल नेम है ना, लोकल नेम, कहां का फ्लोरा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है, नाम वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे आप क्या करते हो, प्लांट को पेस्ट कर देते हो सुखा के। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हर्बेरियम सीट। तो हर्बेरियम सीट वह सीट है जिसपे हर्बेरियम पेस्ट किया जाता है, प्लांट्स को पेस्ट किया जाता है। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड माउंटेड प्लांट्स। तो सीट और हर्बेरियम में अंतर आपको समझ में आना है। आप जहां पे बहुत सारे फिश रखते हो उसको आप बोलते हो एक्वेरियम, बोलते हो कि नहीं? तो ऐसे ही जहां पे बहुत सारे प्लांट्स आपने पेस्ट करके रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। पक्का? अब क्या होता है कि कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका साइज क्या होता है, साइज, है ना? तो अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है कि इसकी साइज क्या होती है। तो साइज लिख लीजिएगा 11.5 इंटू 16.5 इंचेज। इंचेज में आपको ये याद रखना है। और अगर इसी को हम लोग सेंटीमीटर में लिखें तो लिख सकते हैं 42 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। तो ये साइज से क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये साइज है ना? तो हर्बेरियम सीट क्या है और हर्बेरियम की साइज क्या है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज कहां पे होगा, फर्दर स्टडी करने के लिए। जब भी हम लोग बाद में स्टडी करना हो किसी प्लांट का तो हम चिपका कर रखे रहेंगे, तो उसके कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके कैरेक्टर्स की क्या करेंगे, स्टडी करने में हेल्प करता है। तो ये है हर्बेरियम। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। म्यूजियम क्या है? तो म्यूजियम में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, है ना? क्या होता है म्यूजियम? तो सभी ने देखा होगा, आप जब भी कहीं घूमने जाते हो तो आप म्यूजियम देखते हो, है कि नहीं? म्यूजियम के अंदर आपने देखा होगा कि स्केलेटन ऑफ द बॉडी एनिमल्स का रखा जाता है, या फिर प्लांट्स को कहीं कलेक्ट करके रखा जाता है। तो ये सारी चीजें उनको प्रिजर्व किया जाता है, कुछ केमिकल्स होते हैं उनके अंदर, उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, वो खराब नहीं होते हैं। और उन्हीं प्रिजर्वेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूजियम। अलग अलग म्यूजियम होता है, अलग अलग जगहों पे म्यूजियम होता है जहां पे आप जाते हो घूमने के लिए, देखने के लिए। तो वहां पे बहुत सारा कलेक्शन आपको देखने को मिलता है ना? तो म्यूजियम में चीजें रखी जाती हैं ताकि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग आप चले जाओ कहीं कहीं पे म्यूजियम में आपको मिल जाएगा डायनासोर के कुछ पार्ट वगैरह रखे गए हैं बना करके, या फिर अलग अलग पहले जो ट्रेन चलता था उसका भी इंजन वगैरह कई जगह पे रखा गया है। तो म्यूजियम का मतलब हो गया कि जहां पे हम कोई भी सामान कलेक्ट करके रखते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के केस में क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करना, किसी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। अच्छा, अक्सर करके दो कंफ्यूजन होता है, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन लोग समझते हैं सेम है। मैं आपसे पूछता हूं प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन सेम है? नहीं। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है हम लोग जब डेड ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके रखते हैं तब वो कहलाता है प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके रखते हैं तब वो कहलाता है कंजर्वेशन। क्लियर है भाई? अब कंजर्वेशन सुनो, जब कंजर्वेशन की बात आ गई है तो मैं कुछ बातें कर लेता हूं आपको। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक? एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक? एक होता है इन विवो और दूसरा होता है एक्स विवो। इन विवो इन विट्रो, एक्स विवो नहीं। क्लियर है? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या? इन सीटू का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को आप उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हो तब कहलाता है वो इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे मान लीजिए एक शेर है, उस शेर के लिए मैंने बहुत बड़ा सा एक पार्क बना दिया, उसी जंगल के अंदर ही फेंसिंग वेंसिंग कर दिया पूरा तार वार से उस जंगल को, और उसको छोड़ दिया उसी में, तो वो कंजर्वेशन कहलाएगा इन सीटू, क्योंकि आपने उसको उठा के लाया नहीं, उसके नेचुरल हैबिटेट में वो सारा
वो उनको उसको क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं तो आप बोलेंगे उसको इन सीटू। एक्स सीटू क्या है, अगर आप उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर आप उसको कंजर्व करते हैं तब कहलाता है एक्स सीटू। जैसे मान लीजिए कोई शेर है, शेर का बच्चा बड़ा हो जाएगा तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, जो शेर का बच्चा है उसको आपने क्या किया, जब बच्चा था तो घर लेते आए, उसको घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा एरिया बना के दे दिया और उसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं, कूदना फांदना, है ना, सब कुछ सिखा रहे हैं, तो वो जो कंजर्वेशन है वो आ जाएगा आपका एक्स सीटू, यानी कि उसके नेचुरल हैबिटेट से आप बाहर ले जाकर के उसको कंजर्व कर रहे हो। पक्का क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इन विवो। इन विवो का मतलब होता है, विवो फोन नहीं है यहां पे, स्मार्टफोन नहीं है, इन विवो का मतलब होता है विद इन लिविंग सेल। विद इन लिविंग सेल का मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस कराते हो और वो लिविंग सेल के अंदर कराते हो तब उसको बोलते हो इन विवो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिविंग बॉडी के अंदर की जाती है ना, तो वो कंडीशन कहलाती है इन विवो। और जब हम कोई केमिकल रिएक्शन, कोई प्रोसेस अगर लेबोरेटरी के अंदर करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है इन विट्रो। तो इन विवो इन विट्रो में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। विवो मतलब लिविंग सेल के अंदर, है ना, सेल्फिंग। ये क्या है, सेल फ्री मीडियम, सेल्फी नहीं, सेल फ्री मीडियम। तो जब सेल फ्री मीडियम मतलब लिविंग कंडीशन में नहीं बल्कि उसको लेबोरेटरी में जब कोई प्रोसेस कराया जाता है तो वो कहलाता है इन विट्रो। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार आते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। तो म्यूजियम आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूजियम। अब आ जाइए इधर, एक टर्म लिखा हुआ है बॉटेनिकल गार्डन, है ना, एक टर्म लिखा हुआ है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्या है, यहां पे अभी हर्बेरियम था, हर्बेरियम में क्या था, हम ड्राइड डेड प्लांट्स को क्या, मतलब जो प्लांट्स तोड़ करके आप उसको क्या कर रहे थे, रख रहे थे, उसको चिपका रहे थे सीट के ऊपर और बाद में स्टडी के लिए। यहां पे बॉटेनिकल गार्डन में क्या है, यहां पे आपको कंजर्वेशन करना है, किसका, लिविंग प्लांट्स का। वहां पे डेड हो गए थे, यहां पे क्या है, लिविंग है, तो यहां पे भी कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। बॉटनिकल गार्डन एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है जिसके अंदर मिलियंस में आप क्या करोगे, मिलियंस वेराइटी के आप प्लांट स्पीसीज वहां पे क्या करेंगे, लगा देंगे, और वही कहलाएगा बॉटनिकल गार्डन। उस बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम जाते हैं स्टडी करने के लिए, रिसर्चर वगैरह लोग जाएंगे वहां पे, अपना जो भी केस वगैरह स्टडी करना होता है तो वो वहां पे जाकर के प्लांट्स के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो बॉटेनिकल गार्डन होता है वहां पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स की जाती है। पक्का। एक क्वेश्चन आता है बॉटनिकल गार्डन में, एक नाम याद रखिएगा आप लोग, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये अक्सर करके क्वेश्चन आता है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां पे है, क्यू, और क्यू कहां, इंग्लैंड में। तो ये आपको बॉटनिकल गार्डन का नाम याद रखना है कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां पे है और वो कहां पे लोकेटेड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ऐसे ही एक और लिख लीजिए, बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया का मतलब इंडियन बॉटनिकल गार्डन आप बोल सकते हो इसको, क्लियर। मतलब इसी को हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन लिख लीजिए, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, क्योंकि इंडिया लिख देंगे तो फिर उसमें बहुत सारे आप कंसीडर करोगे। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पे है, कोलकाता, कोलकाता में। पक्का। तो बॉटनिकल गार्डन कहां है, क्या है, जहां पे हम लोग कलेक्शन करते हैं लिविंग प्लांट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। किस लिए करते हैं, ताकि हम उसको रेफरेंस दे सकें, उसके बेसिस पे अपना स्टडी कर सकें, है ना, अलग अलग वेराइटी का वहां पे प्लांट कंजर्व किया जा सके। ये सारे वहां पे क्या है, टेक्निक्स हैं, अलग अलग टाइप के सीड को जर्मिनेट करके देखा जाए, ये सारी टेक्निक वहां पे कराई जाती है। और ये बिल्कुल ह्यूमन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई ले जाके गाय भैंस छोड़ दिया वहां पे, वो खा पी के खत्म कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको पूरा एक सील करके रखा जाता है, उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है ना।
आप उसमें कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखिएगा बॉटनिकल गार्डन के लिए। जूलॉजिकल पार्क में आ जाइए। जूलॉजिकल पार्क कई बच्चे समझेंगे जूलॉजिकल पार्क का मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पे बंदर रखा गया हो पिंजड़े में, शेर रखा गया हो पिंजड़े में, भालू रखा गया हो पिंजड़े में और उसी में से वो मुंह चिढ़ाएगा। ऐसा नहीं है। जूलॉजिकल पार्क और जू इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जूलॉजिकल पार्क एक बहुत बड़ी एरिया होती है बेटा, जहां पे अगर वहां पे शेर भी रखा जाएगा ना तो एक बहुत बड़ा सा एरिया उसको दे दिया जाएगा, बहुत सारे पेड़ पौधे है ना, वहीं पे पानी वानी सबका व्यवस्था होगा, वो मस्त जिएगा, वो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट के जैसे। तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसका कलेक्शन करते हैं, एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है और उस वाइल्ड एनिमल्स को कलेक्ट करके यहाँ पे रखा जाता है। उनके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को सेफ जोन में रखते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, कोई कल्टीवेशन वगैरह नहीं होता है और अलग अलग जूलॉजिकल पार्क जो होता है वहां पे लोग जाकर के स्टडी करते हैं या घूमने जाते हैं या फिर बहुत सारी चीजें वहां पे देखने के लिए जाया जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क भी क्या होता है, हेल्प करता है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स के जैसे। क्लियर है। अब इसमें अलग अलग जूलॉजिकल पार्क का जो नाम होता है वो आप यहाँ पे ढूंढिए और लिखिए कौन कौन सा जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क क्या है, कहाँ है, स्मॉलेस्ट जूलॉजिकल पार्क क्या कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन आप करिए। ठीक है। मोनोग्राफ, ये टर्म थोड़ा समझ लीजिए, आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोनोग्राफ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल और ग्राफ का मतलब होता है टैक्सॉन। अगर कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू हमें सिंगल टैक्सॉन के बारे में स्टडी करने को मिले उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ, यानी कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली फॉर सिंगल टैक्सॉन, केवल किसके लिए, सिंगल टैक्सॉन के लिए। और टैक्सॉन तो हमने पढ़ा हुआ है, टैक्सॉन आपका फैमिली भी हो सकती है, टैक्सॉन आपका जीनस भी हो सकता है और उसके अंदर भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें टैक्सॉन के रूप में मिलेंगी। तो जब भी हमें किसी सिंगल टैक्सॉन के बारे में स्टडी करने को मिले उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ, है ना। तो याद रखिएगा कि ये कैसा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, केवल सिंगल टैक्सॉन के बारे में जो स्टडी कराता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। मैनुअल के बारे में देख लीजिए फटाफट। मैनुअल जो होता है, मैनुअल आप ऐसे समझो, मान लीजिए मुझे सब्जी खाना है कोई और मैंने आपसे बोला कि कोई मेरे सामने बैठा हुआ है, मैंने उससे बोला कि बाबू जाओ सब्जी लेते आओ, तो वो बोला आज तक मैंने सब्जी देखा ही नहीं है, आज तक मैंने सब्जी खाया ही नहीं है, तो मैं सब्जी लाऊंगा कैसे। तो मैंने उसको क्या किया, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर बना के दे दिया, उस मतलब जो भी सब्जी खानी है हमें उसके कैरेक्टर्स पूरा लिख करके मैंने उसको दे दिए, एक लिस्ट बना करके मैंने दे दिया कि जाओ अब मार्केट से सब्जी लेके आओ। तो वो जाएगा, कैरेक्टर मिलाएगा और फिर सब्जी लेके आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अंदर सारे कैरेक्टर मेंशन होते हैं और उसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके, उसी कैरेक्टर को देख करके हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बता पाते हैं कि वो किससे बिलोंग करेगा। पक्का। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई करेंगे। तो ये हो गया मैनुअल। मोनोग्राफ क्या है, जो केवल एक सिंगल टैक्सॉन के बारे में बताता है। तो इन दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। कैटेलॉग क्या है, कैटेलॉग तो आप समझते होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते होंगे तो आपको एक बहुत इतना बड़ा सा एक डायरी टाइप का या बुक टाइप का कुछ आता है आपके सामने, इंडियन डोसा है ना, चाइनीज डोसा, फलाना डोसा, धमाका डोसा, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। आप उसमें चूज करते हो कि क्या खाना है, फिर आप उसमें से उस कैटेलॉग में से सेलेक्ट करके बोलते हो तो वेटर लेके आता है। तो कैटेलॉग का मतलब हो गया कि हमारे पास एक पूरी की पूरी बुक है और उस बुक्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में सारे कैरेक्टर्स मेंशन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटेलॉग। पक्का। तो ये पूरी बुक है जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कैरेक्टर मेंशन है, आइडेंटिफाइड यानी कि जो नोन स्पीसीज है उनके लिए, जो अननोन है तो उनका तो कोई नहीं लिखा है। तो ये याद रखिएगा कि ये कहलाता है कैटेलॉग। तो ओवरऑल मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर के सारे टॉपिक को डील करने की कोशिश किया है। छोटे से छोटा पॉइंट, बड़ा सा बड़ा पॉइंट, मैंने सब कुछ इसमें आपको बता दिया है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। आज ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करूं, मैं अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेन करके और इजी वे में आपको समझा सकूं सारे टॉपिक को।
अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके कोई भी डाउट होता है इससे क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अगर कोई और भी क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं नहीं आ रहा है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पक्का? नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप मेरे नंबर को लेकर के अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए।